जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत है आपका। और अपना चैप्टर चल रहा है चौथा, जिसका नाम है जल संसाधन। पिछली वीडियो क्लास में हमने भारत के प्रमुख जल संसाधनों के ऊपर बात है वो कर ली है। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हमने जान ली और कुछ हमने हमारे शरीर संबंधी बातें भी जान ली थी। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है आज का, जहां से हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं, और वो है कि भारत में सिंचाई की आवश्यकता के प्रमुख कारण बताइए। बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन बनता है ये भी। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से भारत में हमें सिंचाई की जरूरत पड़ती है? सिंचाई की आवश्यकता कहां सबसे ज्यादा पड़ती है भाई? एग्रीकल्चर के अंदर। तो कुछ कारण जान लेते हैं। सबसे पहला कारण है कि भारत उष्ण जलवायु क्षेत्र में आता है, और उष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो ऊपर वाले हिमालय क्षेत्र को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो इलाका है वहां पर आपको उच्च तापमान है वो मिलता है, यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन है वो अधिक होता है। इस वजह से बोई गई फसल होती है उसके अंदर नमी की कमी आ जाती है, यानी उस फसल के अंदर पानी की कमी आ जाती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है भाई? सिंचाई की। तो भारत उष्ण जलवायु क्षेत्र में आता है, वहां पर वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन उच्च तापमान के कारण अधिक होता है, जिससे फसलों में नमी के अंदर कमी आ जाती है। एक तो ये कारण है जिसकी वजह से भारत के अंदर सिंचाई की आवश्यकता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है वो है वर्षा की असमानता। सब जगह एक जितनी बारिश है वो नहीं होती, कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश होती है और कहीं तो ये हाल रहता है भी पूरे साल भर बारिश ही नहीं होती, सूखा पड़ जाता है वहां पर। तो वर्षा की असमानता, अनिश्चितता और अनियमितता के कारण है वो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो कहीं पर बारिश होती नहीं, कहीं पर हो जाती है, और कहीं पर पता ही नहीं होता कब आएगी। बारिश तो होगी लेकिन कोई क्लियर कट नहीं है भी कब होगी। क्या पता फसल को जरूरत हो उस टाइम बारिश हो भी या नहीं भी हो। तो मानसून की बड़ी अनिश्चितता है वो इंडिया के अंदर रहती है, इसलिए सिंचाई की जरूरत है इंडिया में। इसी कड़ी में बात करें कुछ और कारणों के ऊपर, तो वो है कि भारत में जनसंख्या के भारी दबाव के कारण, यानी पॉपुलेशन तो इंडिया की क्या है, बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती पॉपुलेशन के कारण हर किसान है वो साल में 2 या 3 फसल है वो उगाना चाहता है। जब आप 2 या 3 फसल उगाना चाहोगे तो पानी तो चाहिए फसलों के लिए, क्योंकि मेन जो बारिश की टाइम की बात करें तो सिर्फ जो वर्षा काल होता है उस टाइम ही बारिश होती है इंडिया में। सर्दी के टाइम में तो नाम मात्र की बारिश होती है, तो उस टाइम जो रबी की फसल बोई जाए उसको फिर हम कैसे बचा पाएंगे? तो इसलिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सीधी सी बात है भी, बहुफसलीकरण तभी ले पाओगे आप, एक से ज्यादा फसलें एक वर्ष के अंदर तभी ले पाएंगे भारतवासी या भारत के किसान जब वहां सिंचाई की व्यवस्था होती है। तो एक तो अधिक फसल या बहुफसलीकरण के लिए सिंचाई की आवश्यकता रहती है। 3 कारण हो गए जी। एक कारण और देख लेते हैं, कुछ और भी आप सोच सकते हो। भिन्न भिन्न फसलों को अलग अलग मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। कोई फसल ऐसी होती है जिनको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, वहीं कुछ फसलें ऐसी होती है जैसे चावल, गन्ना, जूट, इनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो इन फसलों को पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे, इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है भाई? सिंचाई की। तो इस प्रकार से आप समझ गए भी भारत के अंदर ये 4 प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से यहां पर सिंचाई की आवश्यकता है वो महसूस की जाती है। और ये सिंचाई फिर कहां से कैसे करते हैं किसान, चलिए वहीं बात कर लेते हैं। कुछ हमने पिछले वीडियो सेशन के अंदर भी बात कर ली। सिंचाई के स्रोत, उत्तरी भारत की बात करें तो यहां पर नलकूप, कुएं और नहरें हैं जिनकी वजह से यहां पर सिंचाई होती है। वहीं अगर हम दक्षिणी भारत की बात करें तो वहां पर सिंचाई है वो मुख्यतः तालाब की वजह से होती है। तो नलकूप हो गए यानी ट्यूबवेल, कुएं, नहरें और तालाब, इनकी सहायता से भारत के अंदर है वो एग्रीकल्चर के अंदर कृषि में सिंचाई की जाती है। अब बात करें अपने नॉर्थ इंडिया की,
तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये हो गए, और उसके अलावा साउथ में तमिलनाडु, इन राज्यों के अंदर भौम जल का उपयोग अधिक होता है। तो एक प्यारा प्रश्न भी बन गया, भारत में किन राज्यों के अंदर भौम जल, ग्राउंड वाटर जो होता है उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये नॉर्थ के हो गए, और साउथ में हो गया तमिलनाडु। यहां पर भौम जल का सबसे अधिक उपयोग है वो होता है। और भौम जल का जहां पर अधिक उपयोग होता है वहां का भूमि का जो जल लेवल है वो काफी नीचे चला जाता है। देखिए ये कोई जमीन है, इस जमीन में एक कुआं यहां खोद दिया, एक यहां खोद दिया, एक यहां खोद दिया। जब पूरी जमीन छलनी हो जाएगी कुओं से, ट्यूबवेल से, तो क्या होगा, जो पानी का जो वाटर लेवल जो है वो काफी नीचे चला जाएगा, क्योंकि ऊपर का पानी तो हमने मोटर चला चला के निकाल लिया। तो ज्यादा कुएं ट्यूबवेल जब लगते हैं तो उससे वाटर लेवल है, यानी भूमि के अंदर जो पानी की लेयर है वो काफी नीचे है, वो चली जाती है। एक चीज और देखिएगा, भौम जल के जो हम ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर कई प्रकार की समस्याएं भी देखने को मिलती है। कई प्रदूषक पदार्थ, कई जो बाहरी हेवी जो जहरीले तत्व हैं, फ्लोराइड है, नाइट्रेट्स है, इनकी मात्रा उस पानी के अंदर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पानी है वो प्रदूषित हो जाता है। तो कुछ उनकी बातें भी कर लेते हैं। बहुत प्यारे छोटे छोटे दो प्रश्न बनते हैं कि राजस्थान और महाराष्ट्र, गौर कीजिएगा, राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल के अंदर फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो राजस्थान और महाराष्ट्र में जब जमीन से अधिक पानी निकाल लिया जाता है तो उस पानी में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? फ्लोराइड की मात्रा है वो बढ़ जाती है। और अधिक जल निकालने के कारण वहीं पश्चिम बंगाल और बिहार की अगर हम बात करें, दो स्टेट यहां है, दो हमने यहां देख लिए, राजस्थान और महाराष्ट्र और फ्लोराइड। अब बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल और बिहार की। इन इलाकों की अगर बात करें तो यहां पर जो भौम जल है, जो ग्राउंड वाटर है, उसके अंदर आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है। आर्सेनिक, आप इस तरीके से इंग्लिश या हिंदी में आप लिख सकते हैं, आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या है? एक भारी तत्व है जो कि बहुत अधिक जहरीला है। यह जहरीला तत्व है, इसलिए इसको कहा जाता है संखिया। हमारी साइड में तो हमारी लैंग्वेज में जो बहुत ज्यादा कड़वी चीज होती है उसके लिए भी संख्या शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि यार ये तो संख्या वर्गो खारो है। तो संख्या यानी अधिक जहरीले के लिए यूज किया जाता है ये शब्द संख्या। और सही उस एलिमेंट तत्व की बात करें तो वो कौन सा है? आर्सेनिक। तो पश्चिम बंगाल और बिहार का जब हम ग्राउंड वाटर बाहर निकालते हैं तो उसमें किस तत्व की मात्रा ज्यादा होती है? आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होती है। अब आप ये सोचेंगे यार ये आर्सेनिक वहां पर कहां से आ गया? तो वहां जो नदी क्षेत्र है, जो गंगा वाला जो इलाका हो गया, तो वहां की मिट्टी के अंदर आर्सेनिक है वो मिलता है। तो ये पानी के साथ रिसकर जमीन में चला जाता है, और जमीन से जब हम वाटर बाहर निकालते हैं ग्राउंड वाटर को, तो वो हमारे पीने वाले पानी के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर भी पहुंच जाता है, और जिससे कैंसर जैसी घातक बीमारी है वो होती है भाई। तो ध्यान रखिए, यहां पर दो, राजस्थान और महाराष्ट्र की बात करें तो वहां के ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे वहां पर हड्डियों की समस्या हो जाती है, दांतों की समस्या हो जाती है। राजस्थान में अगर मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो वहां पर आपने एक नाम सुना होगा, कुब्बड़ पट्टी एरिया। वहां नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो ये समस्या और ज्यादा है। तो लोग है ना वो कुब्बड़ वाले हो जाते हैं यहां पर, तो थोड़ी कमर उनकी झुक जाती है। तो फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। और पश्चिम बंगाल और बिहार में किस एलिमेंट की? आर्सेनिक की मात्रा है वो वहां पर ज्यादा हो जाती है। तो हमने सिंचाई के स्रोत कौन से हैं? और भौम जल का जब हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वाटर लेवल नीचे आता है और बहुत से एलिमेंट्स की मात्रा बढ़ जाती है जो एक जहर का काम है वो हमारे शरीर के अंदर करते हैं, यानी रोग फैलाते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से अपनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी हो गई जी। चलिए अब बात करते हैं जल के गुणों का ह्रास, पानी की क्वालिटी में कैसे कमी आ रही है। उससे पहले एक चीज वापस जोड़ना चाहूंगा,
आपने पिछला जो चैप्टर था एग्रीकल्चर का, उसमें आपने क्या पढ़ा था? उसमें हरित क्रांति पढ़ी थी, याद है? हरित क्रांति भारत के किस इलाके के अंदर सबसे पहले सफल हुई थी? तो वो था पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की थी, क्योंकि वहां पर हमने गेहूं और चावल के उच्च उत्पादन देने वाली जो किस्में हैं उनको लगाया था। और उनको किसकी जरूरत होती थी? उनको ज्यादा ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड और जो फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक, उनकी ज्यादा जरूरत होती थी। और जिन फसलों को ये इनकी ज्यादा जरूरत होती है उनको पानी की भी आवश्यकता ज्यादा होती थी। तो इसलिए आप देखिएगा भी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहां पर सिंचाई पर्याप्त मात्रा में कुएं, नलकूप इनके माध्यम से हो जाती थी, तो इसलिए हरित क्रांति के पहले चरण में वही इलाका ज्यादा प्रोडक्शन है, वो गेहूं के अंदर है, वो भारत के अंदर कर पाया था। चलिए अब बात करें जल के गुणों में कमी। सबसे पहले तो जल गुणवत्ता, इसको भी जान ले। अगर कोई आपसे छोटे प्रश्न में पूछ ले जल गुणवत्ता से क्या तात्पर्य है, तो नाम से स्पष्ट है, जो जल शुद्ध हो, तो इसका मतलब होता है जल की शुद्धता से, अथवा आप ये कह सकते हो अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल, जिसमें कोई भी फालतू के एलिमेंट्स हैं उसके अंदर नहीं मिले हुए होते, वो जल पूर्ण रूप से क्वालिटी वाला होता है। और ऐसा पानी हमें मोस्टली इंडिया में कहां देखने को मिलता है या कहीं भी? ऐसा पानी देश की मुख्य नदियों के प्राय जो पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं उनके ऊपरी भागों के अंदर, जहां पर कम लोग बसे हुए होते हैं, वहीं पर अच्छी क्वालिटी का पानी आपको मिलेगा। और जहां जहां पॉपुलेशन बढ़ती जाती है वहां तो सत्यानाश होता जाता है। वहां साबुन लगा लगा के कपड़े धो देते हैं लोग, खुद नहा लेते हैं, पशुओं को नहला लेते हैं, जिससे पानी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो जो पहाड़ी इलाका है वहां पर आपको पानी की क्वालिटी बहुत ही शानदार मिलती है। जैसे एक छोटा सा मैप भी आपने देखा होगा, भी नदियां दे रखी है, गंगा है, यमुना, इन नदियों की बात करें तो गंगा जहां से निकलती है, गंगा जहां से निकलती है उसको क्या कहते हैं? गंगोत्री। तो गंगोत्री से जब गंगा निकलती है तो यहां पर अच्छी क्वालिटी का पानी मिलता है। और जैसे जैसे गंगा का पानी नीचे आता है सत्यानाश होता जाता है, बहुत सी फैक्ट्रियों का पानी भी इसके अंदर आता जाता है, जिससे पानी बिल्कुल खराब हो जाता है। तो ऊपर वाले इलाके के अंदर ही आपको साफ अच्छी क्वालिटी का पानी मिलता है। एक चीज और बताऊं, ये इधर वाला जो पीओके है, जो पाक अधिकृत अपना जो कश्मीर है, उसके अंदर बात करें तो एक जगह है हुंजा वैली। नाम सुना होगा कभी आपने, हुंजा वैली। हुंजा वैली के अंदर जो लोग रहते हैं, आपको पता है उनकी उम्र कितनी है? 100 से ज्यादा साल तक जीते हैं। 150 साल तक हुंजा वैली के लोग हैं, वो अपना जीवन जीते हैं। वहां पर खूबसूरती बहुत ज्यादा है। जब साइंटिस्टों ने यहां देखा भी यार ऐसा क्या कारण हो सकता है, ये लोग स्वस्थ रहते हैं, इनको कोई बीमारी नहीं लगती, कैंसर जो पूरी दुनिया में फैल रहा है और हुंजा वैली के जो लोग हैं उनको कैंसर है वो नहीं होता है, और बहुत ही खूबसूरत 70 साल तक ये जवान दिखते हैं। तो ऐसे क्या कारण है? तो ज्यादातर साइंटिस्टों का यही मानना था, यहां पर जो पानी मिलता है हुंजा वैली का, वो बहुत ही शानदार क्वालिटी का पानी है। और उसकी वजह से जो ये लोग पानी पीते हैं और अच्छे फ्रूट खाते हैं, उसकी वजह से इनको किसी प्रकार की बीमारी है वो नहीं होती। बुढ़ापा भी इन लोगों को जल्दी है वो नहीं आता है। और अपने तो हालत ये है भी आजकल 25-30 साल वाला भी बूढ़ा लगने लग जाता है, क्योंकि पानी अपना बहुत ही ज्यादा खराब है जी। चलिए अब ये अच्छी क्वालिटी वाले पानी को समझ लिया। अब बात करें फिर जल के गुणों में ह्रास यानी कमी किस वजह से आ जाती है। तो देखिएगा, जल में जब बाहरी पदार्थ मिल जाते हैं, कौन से? जैसे सूक्ष्म जीव मिल गए, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, फफूंद हो गया, ऐसी चीजें मिल जाती है। कोई रासायनिक पदार्थ यूरिया, डीएपी ये मिल जाते हैं। औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थ, उद्योगों से निकलने वाला जो गंदा पदार्थ है वो सारा किस में डाल दिया जाता है? पानी में। तो सूक्ष्म जीव, रासायनिक पदार्थ और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से पानी क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। इससे जल के गुणों में कमी आ जाती है।
तो आपसे अगर पूछ ले भी जल के गुणों के हरांश को समझाइए, तो आपको ये बातें वहां पर बतानी होगी। और इस प्रदूषित जल को पीने से मानव के शरीर के अंदर बहुत सी बीमारियां हो जाती है और जलीय जीवों के ऊपर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रदूषित जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से जलीय जीव है वो मर जाते हैं। तो देख पा रहे हो जल गुणवत्ता क्या है, जल की गुणवत्ता के अंदर कमी किस वजह से आती है और उसका हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव है वो पड़ता है। चलिए कुछ और बातें भी इसी कड़ी के अंदर कर लेते हैं। और जब ऐसा प्रदूषित जो जल है जमीन पर है, धरातल के ऊपर है, तो आपको पता है पानी रिस रिस कर कहां जाएगा, जमीन के अंदर भी जाएगा। तो जब ये जल रिस कर नीचे तक पहुंच जाता है तो भौम जल को ये प्रदूषित करता है, जमीन के नीचे के पानी को भी प्रदूषित कर देता है। और जब इस भौम जल का उपयोग हम पीने और सिंचाई में, खेती में सिंचाई में किया जाता है, तो उसका मानव के स्वास्थ्य और फसलों की गुणवत्ता के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो वो पानी निकालकर खेतों में लगाएंगे चाहे हम पिएंगे, दोनों इस तरीके से इंसान को ही सबसे ज्यादा नुकसान है वो होता है। अब बात करें प्रदूषित नदियों की, तो देश में गंगा और यमुना दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। तो भारत में जितनी नदियां हैं उनमें सबसे ज्यादा गंगा और यमुना नदी है वो प्रदूषित है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। अब बात करें भी पूरे साल भर के अंदर नदियों के अंदर जो पानी बहता है और सबसे ज्यादा प्रदूषित जो टाइम है वो कौन सा है, तो देखिए नदियों में प्रदूषकों का जो जमाव है वो गर्मी के मौसम में सबसे अधिक होता है, जब गर्मी आती है, क्योंकि आपको पता है उस टाइम वाष्पीकरण भी ज्यादा होता है, तो उस समय जल का प्रवाह है वो कम होता है। तो वाष्पीकरण से जल का प्रवाह कम होता है, तो इसलिए गर्मी के मौसम के अंदर आपको पानी में जो पॉल्यूटेंट्स है, प्रदूषक है, वो आपको ज्यादा मिलते हैं। और हमने देखा ना गंगा और यमुना सबसे अधिक प्रदूषित नदी है, तो उसी में बात करें भी यमुना कहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषित है, तो दिल्ली और इटावा, यूपी में दिल्ली और इटावा के बीच में यमुना नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। वहीं बात करें साबरमती की, तो साबरमती वो अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषित है। वहीं गोमती नदी की अगर हम बात करें तो लखनऊ यूपी के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषित है। और मूसी नदी की बात करें तो हैदराबाद के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषित है। और गंगा की बात करें तो कानपुर और वाराणसी के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषित है। तो यमुना नदी आपको दिल्ली और इटावा के बीच सबसे ज्यादा प्रदूषित मिलेगी। वहीं जो गंगा नदी है ये कानपुर और वाराणसी के बीच सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियां हैं। तो देखिए किस प्रकार जो नदियों नहरों का जो पानी है वो खराब होता जा रहा है और उस वजह से कहां कहां पानी का हाल क्या है। और अब प्रदूषित जल ही आगे सब जगह पहुंचता है, इसी को हम पीते हैं और इसी को हम खेतों में लगाते हैं। तो भैया आप देखिएगा उसी कड़ी में बीमारियां भी तो बढ़ रही है। कितनी बीमारियां हैं जो पानी की वजह से होती है। हम लास्ट चैप्टर के अंदर पर्यावरण वाला पढ़ेंगे तो वहां पर पुनः जल प्रदूषण की बहुत सी बीमारियों की बात हम करेंगे, चाहे हैजा है, पीलिया है, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स है जो पानी की वजह से होती है। चलिए जी अब बात करते हैं, फिर इतना सब कुछ होने के बाद में अब तो हमें जागरूक हो ही जाना चाहिए और हमें जल संरक्षण की बात और जल प्रबंधन की बात भी तो करनी चाहिए। जल संरक्षण का मतलब होता है भी पानी को बचाना, जल की बचत करना है, जल को व्यर्थ नहीं बर्बाद करना है, उसके दुरुपयोग को रोकना है, तो वो जल संरक्षण कहलाता है। तो एक छोटा प्रश्न यहां पर भी बन सकता है, 1 या 2 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं भी भारत में जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए भारत में जनसंख्या बढ़ रही है जिससे जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम होती जा रही है। अब पानी तो भैया फिक्स है और आपको पता है उसमें भी पीने लायक तो कितना है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती जनसंख्या को अगर हम बात करें तो पीने का पानी है वो कम होता जा रहा है। तो इस बढ़ी हुई मांग से सतत पोषणीय विकास के लिए यानी भविष्य की पीढ़ियों को भी ये पीने का पानी और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके,
इसके लिए हमें जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता है। तो सतत पोषणीय विकास यानी भविष्य की पीढ़ियों के लिए पानी को बचाने के लिए हमें जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता है। भाई, भारत को जल संरक्षण के लिए प्रभावकारी नीतियां और कानून बनाने चाहिए। कानून और ये बना तो रखे हैं लेकिन इफेक्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा उनके ऊपर काम नहीं होता। तो प्रभावशाली नीतियां और कानून बनाने की आवश्यकता है, कानून को थोड़ा स्टिक करने की आवश्यकता है और इसके लिए कुछ और भी प्रभावशाली उपाय है वो इंडिया गवर्नमेंट को अपनाने की आवश्यकता है। इसके लिए वो जल बचत तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है, भी पानी की बचत कैसी की जा सकती है और ऐसी बहुत सी विधियों का विकास कर सकता है। और साथ में ही प्रदूषण से बचाना भी होगा। उद्योगों का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो नदियों में नहीं गिरना चाहिए, इसका स्ट्रिक्टली उपाय है वो करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जल संभर विकास को अपनाना होगा, वर्षा जल संग्रहण करना होगा, जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, तभी हम जल संरक्षण और प्रबंधन के अंदर सक्सेस है वो हो सकेंगे। जहां कुछ ये नाम आए हैं, जल संभर विकास, वर्षा जल संग्रहण, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है वो अपनी अगली वीडियो क्लास के अंदर ले लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक भी आपके अलग से दिए हुए हैं। तो यहां पर तो हम मेन बात कर रहे हैं भी वर्षा जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, तो ये इसका मेन उत्तर हो गया। और इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं ये इसके हमारी तरफ से उपाय की बातें हो जाती है। आप भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी है वो बच सके। चलिए जी, अब बात करते हैं जल प्रदूषण का निवारण। हमने अभी कहा ना, अभी कुछ कानून और उनको बनाने की आवश्यकता है। तो भारत के अंदर जो जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसने बहुत सी जगह का पानी चेक किया और ये बताया था भी कहां कहां पर प्रदूषण ज्यादा है, और वो हमने कर भी लिया भी गंगा कहां पर ज्यादा प्रदूषित है, यमुना कहां पर ज्यादा है, मूसी कहां पर ज्यादा प्रदूषित नदी है। जो हमें आंकड़े बताए गए उनके हिसाब से हमने बात कर ली। गंगा और यमुना भारत की 2 सबसे अधिक प्रदूषित नदियां हैं। तो हालांकि भारत सरकार ने कुछ प्रयास किया, लेकिन क्या प्रयास किया और उसकी हालत क्या है वो देख लीजिए और क्या करना चाहिए। जल अधिनियम 1974 के अंदर आया, जो प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, जल प्रदूषण पूरा नाम बोले तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण का अधिनियम 1974 के अंदर आया। और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ये कब आया? 1986 में। तो 2 कानून तो आगे 1974 और 1986 में, लेकिन कानून बनाने से तो काम नहीं चलेगा। और यही हुआ, कानून बना दिया गया संसद के अंदर, लेकिन प्रभावी ढंग से ये लागू नहीं हो पाया। 1997 के अंदर तो क्या हो गया, 251 उद्योग है वो नदियों और झीलों के किनारे हैं वो स्थापित हो गए। तो क्या गवर्नमेंट सो रही थी? जब हमने कानून बना रखे हैं तो फिर नदियों और झीलों के किनारे उद्योगों की स्थापना कैसे होगी? कैसे इन उद्योगों का गंदा पानी, जहरीला पानी है वो इनके अंदर प्रवाहित किया जा रहा है, और वही आगे और जिस जिस इलाके में वो नदी जा रही है वहां उनको पानी की सप्लाई हो रही है, वही पानी पिया जा रहा है और वही पानी खेतों में लगाया जा रहा है। हमारी साइड में पीने का पानी इंदिरा गांधी नहर से आ रहा है और पंजाब से होकर आता है वो, तो उसकी हालत तो बहुत खराब होती है। इतना पेस्टिसाइड उसके अंदर डिब्बे के डिब्बे मिल जाते हैं उसके अंदर, और कई बार तो इतना काला पानी आता है। लेकिन इतने सालों से तो हम देख रहे हैं अभी तक कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, राजनीति हर बार होती है। इसके साथ साथ जल उपकर अधिनियम हुआ 1977 के अंदर, जिसका उद्देश्य क्या था? प्रदूषण कम करना। उद्देश्य तो सभी का ही प्रदूषण कम करना था। तो 1974 में जल अधिनियम आ गया, 1974 में जल अधिनियम, फिर 1977 के अंदर जल उपक्रम अधिनियम आ गया और 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आ गए। 3 तो कानून बना रखे हैं। तो जल के फिर भी कोई भी प्रभाव है वो ज्यादा नहीं हो पा रहा है। यूं कहते भी धरातल पर कोई इस पर काम नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कानून को तो सख्त करने की आवश्यकता है ही है। इससे ज्यादा जरूरी जो मुझे लगता है वो है भी जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है, तब कहीं जाकर सुधार हो सकता है। तो जल के महत्व और जल प्रदूषण के प्रभावों के बारे में
जागरूकता का प्रसार करने की आवश्यकता है। जनता जागेगी तभी कुछ हो सकता है। घर पे बैठे या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चेंज होने वाला नहीं है। तो जन जागरूकता से और उनकी भागीदारी से कृषि कार्यों और घरेलू और औद्योगिक जो अपशिष्ट हैं उन प्रदूषकों में बहुत प्रभावशाली ढंग से कमी लाई जा सकती है। जब इन चीजों में हम कमी लेकर आएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, तभी जाकर जल प्रदूषण का निवारण करने में हम कुछ हद तक कामयाब है वो हो सकेंगे। इन्हीं उपायों के अंदर आप ये भी शामिल कर सकते हो, जल का पुनः चक्रण, रीयूज, रिसाइकिल और रीयूज की बात हो रही है, पुनः उपयोग, ये भी जल प्रदूषण के निवारण के अंतर्गत ही है। भी जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग करके, दोबारा उपयोग करके अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। मीठे पानी को सुधारा जा सकता है। कम गुणवत्ता के जल का उपयोग शीतलन और अग्निशमन में किया जा सकता है। जिस पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है उसको ठंडक के अंदर और अग्निशामक संयंत्रों के अंदर जो आग बुझाने के लिए यूज करते हैं उसके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि कम गुणवत्ता वाला पानी पीने के लिए तो उपयोगी नहीं है, तो कुछ एक्स्ट्रा कामों में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जब यहाँ कम गुणवत्ता वाला पानी इस्तेमाल करेंगे तो सीधी सी बात है अधिक गुणवत्ता वाला पानी यहाँ पर वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, जैसे हम कितने लोगों की प्यास है वो बुझा सकते हैं। नगरीय क्षेत्रों में स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल का है वो बागवानी के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, पेड़ पौधों को दिया जा सकता है। अब आप सोचेंगे यार स्नान यानी साबुन वाला पानी, नहीं भाई, आजकल तो शहरों में बड़े बड़े टब बनाकर ठाठ से पड़े रहते हैं लोग। तो स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल को बागवानी में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हम गाड़ी को धोते हैं, वाहनों को धोने के लिए प्रयुक्त जल का उपयोग भी बागवानी में किया जा सकता है। अब सीधा टोंटी लेकर गाड़ियां साफ करने से कहीं ज्यादा है भी किसी पात्र के अंदर पानी लेकर गाड़ी की सफाई है वो करनी चाहिए, ताकि जल का वेस्टेज है वो नहीं हो और इससे अच्छी गुणवत्ता वाले जल का पीने के उद्देश्य के लिए संरक्षण होगा। तो जब कम गुणवत्ता वाला पानी या हम पानी का सदुपयोग करेंगे तो अच्छी गुणवत्ता वाला पानी है वो पीने के लिए उपलब्ध रहेगा और हम इस तरीके से उनका संरक्षण है वो बचाव है वो कर सकते हैं। तो समझ में आ गई ये चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल सा ये टॉपिक था। तो चलिए अब चलते चलते बारी है आपके एक प्यारे से प्रश्न की भी। राजस्थान और महाराष्ट्र के अंदर भौम जल के अंदर किस एलिमेंट की मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, किस तत्व की सांद्रता है वो बढ़ती जा रही है? ये जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। चलिएगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो क्लास में और अगले वीडियो क्लास में अपना ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।